तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के माध्यम से होगा बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास का महासंग्राम। यानी कि जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट इतिहास यानी कि हिस्ट्री है और प्रश्न पत्र का नाम प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत है, उनको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए। उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार आने की पूरी संभावना। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखते रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ताकि आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, सब्जेक्ट आपका इतिहास, प्राचीन इतिहास नहीं है। ठीक है, ये आपका जो इतिहास है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो, प्रश्न पत्र का नाम है, ठीक है, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत यानी कि मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे मध्यकालीन इतिहास और ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो हर्षवर्धन कौन था। रामबाण प्रश्न हमेशा रिपीट हुआ तो इस बार भी होगा, नोट करिए। उत्तर लिखेंगे कि हर्षवर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा यानी शासक था। वो 606 ईस्वी में जटिल परिस्थितियों में राज्याभिषेक करवाकर राजा बन गया। अपनी चारित्रिक यानी कि उसका जो कैरेक्टर था, ठीक है, चारित्रिक उपलब्धियां और महानताओं से हर्ष ने वर्धन वंश का साम्राज्य विशाल बना दिया, यानी कि बहुत ही बड़ा बना दिया और प्रजा के लिए ऐसा लोक हितकारी प्रशासन कर दिया कि हर्ष की गणना भारत के महानतम सम्राटों में होने लगी। उसमें अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुणों का समन्वय था। इसलिए तो डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने यह भी कह दिया कि निसंदेह वह प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक था, हर्षवर्धन। तो इस प्रकार लिखेंगे हर्षवर्धन का परिचय कौन था और कहाँ का राजा था, कैसे उसने अपने वंश को विशाल बनाया, उसके बारे में बेसिक परिचय और एक महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो मुख्य प्रश्न है महत्वपूर्ण है वही बताएंगे हम। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत आते हैं लेकिन वो कम आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगला प्रश्न है कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय पर टिप्पणी लिखी। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। ये कभी कदार आता तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, नोट करिए कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था यानी कि हराया था। तो उत्तर लिखेंगे हर्षवर्धन का प्रतिद्वंदी सम्राट चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इसने हर्ष को पराजित यानी कि हरा दिया था। ह्वेनसांग की जीवनी एवं ऐहोल अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अपनी सफलताओं से प्रोत्साहित होकर हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया परंतु उसकी पराजय हुई। ठीक है, दक्षिण भारत के अनेक अभिलेखों से इस विजय की संपुष्टि भी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे किसने पराजित किया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट कर लीजिए। उत्तर लिखेंगे चंदर बरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि जब आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को दैत्य राक्षस विध्वंस कर रहे थे यानी कि विघ्न डाल रहे थे, तो दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ ने उसी यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। इसके उपरांत चतुर्थ योद्धा चाहमान यानी चौहान जिसको बोलते हैं वो उत्पन्न किया। तो इस प्रकार लिखें राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में परिचय, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार रिपीटेड, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के बारे में बताइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मेगास्थनीज यवन राजदूत था जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था। मेगास्थनीज का भारत आगमन इसी मैत्री संबंध को अस्थायी बनाने की दिशा में सेल्यूकस की ओर से अगला कदम था। मेगास्थनीज भारत प्रवास की अवधि में भारतीय जनजीवन के विषय में जो कुछ जान सका उसके पर्याप्त अंश में हम परिचित हैं तथा यह वर्णन उसकी इंडिका में उपलब्ध है। एक रचना है जिसका नाम इंडिका, उसी में इसके बारे में बताया गया है। यह कहाँ पैदा हुआ था, किस भाषा में इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा यानी कि कहाँ कब गया, किस समय में गया, उसके बारे में लिखा। ऐसे प्रश्नों का हल आज भी अनुत्तरित, ठीक है, अनुत्तरित है। उसके बाद अगला पॉइंट है में इसी में कि मेगास्थनीज की कृत यानी रचना अपने मूल रूप में अब उपलब्ध नहीं है, किंतु इसके महत्वपूर्ण उदाहरण उसकी परवर्ती लेखक जैसे स्ट्रोबो, एरियन, प्लिनी, डायोडोरस की कृतियों में मिलते हैं। इंडिका में कई अध्याय हैं किंतु आश्चर्य है कि केवल 3 के ही संक्षिप्तांश अब उपलब्ध हैं। इन विभिन्न अध्यायों में भारत देश, इसकी जलवायु, पशु पक्षी शासन पद्धति, धर्म और
तौर तरीके तथा इनकी कलाओं का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज ने साधारण जनों से लेकर राज दरबार तक के विषय में सूचनाएं दी हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसका परिचय, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हर्षचरित। हर्षचरित एक बहुत कम आने वाला क्वेश्चन है, कभी कदार आता, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो कि कई बार रिपीटेड है, हमेशा प्रश्न फंसता परीक्षा में, तो नोट करिए। उत्तर लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन है कौटिल्य के बारे में, ठीक। कौटिल्य कौन था? तो उत्तर लिखेंगे कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं महामंत्री था। उसने अर्थशास्त्र की रचना की। यह ग्रंथ मौर्य काल के इतिहास की जानकारी का प्रमुखतम स्रोत है। यह 15 अभिकरणों में अभिव्यक्त है तथा इसमें कुल 11 अध्याय हैं। इन अध्यायों में राजनीतिक प्रशासन, सामाजिक प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, सांस्कृतिक प्रशासन, सैन्य व्यवस्था एवं कूटनीति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र की सहायता से मौर्य काल की शासन व्यवस्था, कानून, न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में प्रमाणिक जानकारी मिलती है, यानी कि एक सर्टिफिकेट के रूप में प्रमाण के साथ जानकारी मिलती है। इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के केंद्रीय शासन, यानी इसका जो शासन था केंद्र का, ठीक, केंद्रीय शासन था, प्रांतीय शासन था, स्थानीय शासन था, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक विभागों, राजस्व व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, दास प्रथा, विवाह प्रणाली आदि के बारे में जानकारी मिलती कि उसका जो समय था चंद्रगुप्त का, तो उसके समय में कैसे शासन चलता, स्थानीय शासन कैसा था, मंत्रिमंडल कैसा था, दंड व्यवस्था कैसी थी, न्याय कैसा था वहाँ का, विवाह प्रणाली कैसी थी, क्या पूरा मामला था चंद्रगुप्त के समय में, वो पूरा जानकारी मिलती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। शोहन घाटी बहुत कम आता, तो थोड़ा आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बाकी आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रा, ठीक है, मुद्रा राक्षस के बारे में बताइए। तो उत्तर लिखेंगे मौर्य वंश के इतिहास निर्धारण में मुद्रा राक्षस का विशेष स्थान है। यह विशाखदत्त द्वारा रचित है। इस नाटक में मंत्री राक्षस महाराज को पदच्युत करने का उद्यम करता है, किंतु कूटनीतिज्ञ चाणक्य के प्रयास से वह ऐसा नहीं कर पाता है। अंत में चाणक्य राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने में सफल हो जाता है। कहा गया है कि राजधर्म की अपेक्षा करने वाले नंदों को सिंहासन से हटा दिया गया और इस प्रकार खाली हुए सिंहासन पर वृषल, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषधर्म रूप में बैठाया गया। तो इस प्रकार लिखेंगे मुद्रा राक्षस जो एक रचना है, कृति है, उसके बारे में। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण और रामबाण है, नोट करिए। बिंदुसार, अब आगे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत है, नोट करिए। बिंदुसार के बारे में आएगा तय है, तो उत्तर लिखेंगे बिंदुसार के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत उसका पुत्र बिंदुसार, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार लगभग 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, यानी आसीन हुआ। उसे पुराणों में वारिसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन और यूनानी ग्रंथों में अमित्रोन, ठीक है, अमित्रोन वेटिस, यानी कि अमित्रघात कहा गया है। उसने अपने शासनकाल में, जब उसका समय रहा है, ठीक है, उसमें कोई नई विजय नहीं की, परंतु अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सुरक्षा की। उसके शासनकाल की प्रमुख घटना तक्षशिला का विरोध थी, जिसे सैनिक शक्ति से दबा दिया गया। और तक्षशिला भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताइए क्या मामला पूरा, बहुत ही रामबाण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो उत्तर लिखेंगे प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद के प्रथम संस्थापक सिकंदर के सैनिकों को विगलित कर देने वाले सेल्यूकस के विजेता, जिनकी आज्ञा का पालन हिमालय से लेकर दक्षिण सागर के बाहर स्थित राजे महाराजे करते थे। इनकी गणना भारत के महानतम शासकों में, यानी कि महानतम राजाओं में की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। इनका जन्म मुरा नाम की दासी से हुआ था, जो नंद की रखेल थी। किसी गणरीय ने उसका पालन पोषण किया, बाद में उसे किसी शिकारी ने खरीद लिया। एक दिन वह खेल खेल में राजा बन बैठा तथा अन्य बालकों को उसने दूसरे पदों पर नियुक्त किया। संयोग से इसी समय चाणक्य आ गया। यह चंद्रगुप्त से अत्यधिक प्रभावित हुआ और शिकारी को 1000 करसापण सिक्के देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। तो इस प्रकार लिखेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। बेसिक परिचय, इनका इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा है, पढ़ते पढ़ते हमें लग रहा है कि 4 घंटे निपट जाएंगे, लेकिन बेसिक परिचय ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में प्रश्न आता है ऐसा, तो आप ऐसा लिखेंगे कि यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसके साम्राज्य का विस्तार आधुनिक बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभागों तक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ऐसे परिचय लिखेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपलब्धियां रहे, अचीवमेंट रहे, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी। उत्तर लिखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट यानी राजा था। वह महाराजा श्रीघटोत्कच का पुत्र था। उसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने लच्छवी वंशीय राजकुमारी महादेवी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे। इसके पास थोड़ी बहुत जो उपलब्धियां थी उसके बारे में परिचय, हालांकि कुछ खास नहीं था, लेकिन ये थोड़ा परिचय लिख देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक, हालांकि क्वेश्चन आने की उम्मीद थोड़ा कम है। ठीक है, इस प्रश्न की। अगला कि हर्ष चरित्र के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे ठीक है, प्रतिहारों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में बहुत सारे अलग अलग संदेह हैं, अलग अलग मतभेद हैं, अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग उन्हें विदेशी तो कुछ लोग स्वदेशी मानते हैं प्रतिहारों को। ठीक है, परंतु वे वास्तव में भारतीय थे। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक का अभिमत है, यानी कि इनका मत है, इनके अनुसार अनेक अभिलेखों से जो कुछ ज्ञात होता है उसमें वे मूलतः ब्राह्मण ठहरते हैं, जो बाद में क्षत्रिय हो गए। बाद में उन्होंने अपने को क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण से जोड़ दिया। तो इस प्रकार लिखेंगे प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में बेसिक परिचय। चाहमानों का मूल स्थान कहाँ था, आता है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, हमेशा तो नहीं आता। सामंतवादी व्यवस्था ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। भारत में सामंतवाद का उदय, थोड़ा परिचय इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर लिखेंगे भारत में सामंतवाद का उदय एवं विकास प्रथम शताब्दी के बाद ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदानों से देखा जा सकता है। गुप्त काल में उत्तर भारत में इनकी संख्या में वृद्धि हुई, जो बाद के काल में और बढ़ती गई। हर्ष के काल में नालंदा बौद्ध विहार को 200 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था। ठीक है, तो ये बेसिक परिचय लिखेंगे भारत में सामंतवाद का उदय के बारे में। हिंदू धर्म में बहुत सारी जो प्रथाएं प्रचलित हैं उनके बारे में लिखिए। तो चलिए जानते हैं। उत्तर लिखेंगे कि जीवन में जिन क्रियाओं से व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है, मनुष्य उन्हीं क्रियाओं को चुन लेता है और व्यर्थ की क्रियाओं का परित्याग यानी कि उनको हटा देता है, उनसे दूर रहता है। इस प्रकार चुनी गई क्रियाएं सब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो जाती है, यानी कि एक पीढ़ी कोई चीज़ अपनाएगी तो दूसरी भी अपनाएगी, दूसरी भी अपनाएगी, तीसरी अपनाएगी। ठीक है, तो इसी तरह दर पीढ़ी जो क्रियाएं होती हैं, जो भी प्रथाएं होती हैं, वो चला करती हैं, वे प्रथा का रूप लेती हैं। अर्थात प्रथाओं में कई पीढ़ियों का सफल अनुभव एवं व्यवहार विधि का समावेश रहता है, जिसमें सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इस प्रकार प्रथाएं मनुष्य के मानसिक परिश्रम में कमी करती हैं तथा पुरानी पीढ़ी के व्यवहार प्रथाओं के माध्यम से नई पीढ़ी के व्यवहार बन जाते हैं। हिंदू धर्म में मानव प्राणी का जन्म ही एक प्रथा से आरंभ होता है, उसके उपरांत वह प्रथाओं में पलता हुआ बड़ा होता है तथा प्रथाओं के अनुसार ही उसका अंतिम संस्कार होता है। इस प्रकार व्यक्ति आजीवन प्रथाओं से घिरा ही है। यानी कि आपने देखा होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म में अलग अलग जो प्रथाएं हैं वो प्रचलित हैं। एग्जाम्पल में हिंदू धर्म में मान लीजिए कि कोई विवाह होता है, ठीक है, तो उसके दूसरे रूल्स हैं, दूसरे तरीके से किया जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे कि वो पीढ़ी करती है वैसे ही आगे वाली पीढ़ी आने वाले दिनों में करेगी। ठीक है, जैसे कि दिन में तो इसमें शादी होती नहीं, इसमें राती में होती है, और जिस मुस्लिम धर्म में इसमें आप लोग देखते होंगे कि दिन में शादी होती है। तो इस तरह अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रथाएं हैं, और जो प्रथाएं एक आपके पुराने पूर्वज लोग कर गए उसी पैटर्न पे आप लोग अगला जो रीति रिवाज है वो करते जाएंगे। ठीक, वही रीति रिवाज अपनाते जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल में आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखेंगे। संस्कार के बारे में बताइए। तो उत्तर लिखेंगे संस्कार शब्द कुंज धातु से धा प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ शुद्धता से लगाया जाता है। संस्कार के लिए अंग्रेजी का सेक्रामेंट शब्द प्रयुक्त होता है। संस्कार अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ संस्कार का अलग अलग समय पे अलग अलग इसका अर्थ निकाला गया है, तो ध्यान रखेंगे ये भी। जिसका अर्थ है धार्मिक विधान। साधारण रूप से इसका अर्थ शुद्ध और शुद्धता पे है। संस्कारों को संपन्न किए बिना मनुष्य का जीवन अपवित्र है और अव्यवस्थित था।
शरीर और आत्मा की शुद्धि तथा पवित्रता संस्कारों के माध्यम से ही संभव मानी जा रही है। तो थोड़ा परिचय इस प्रकार लिखेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, जिस भी प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे कम से कम 3 से 4 बार पढ़ेंगे, तभी आपको उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आएगा और आपके दिमाग में बैठेगा। एक ही बार या 2 बार पढ़ने से आपको हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि अगर हर स्टूडेंट एक ही बार 2 बार पढ़ने से सब एग्ज़ाम क्लियर कर लेता तो हर स्टूडेंट आज हाई पोस्ट पे होता, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए गवर्नमेंट का, तो सब एक ही बार में पढ़ के एग्जाम देकर क्वालिफाई हो जाते हैं और सब आज हाई पोस्ट पे होते हैं। इसीलिए बता रहा हूँ कि मेन जो है वो रिवीजन जरूरी है। जिस भी प्रश्न का उत्तर पढ़ें कम से कम 3 से 4 बार पढ़ें, भरोसा दिला रहा हूँ आपके दिमाग में अच्छे से बस जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की समझ प्रस्तुत है कि सती प्रथा के बारे में बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, सती प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को उसकी इच्छा से मृत पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती, यानी कि अपने आप को उसी में डाल लेती थी, ठीक है। और इस प्रथा को लोगों ने देवी सती का नाम दिया। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा उनके पति शिव का अपमानना सह सकने के कारण यज्ञ की अग्नि में जलकर अपनी जान दे दी थी। तो इस प्रकार होती है सती प्रथाएं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गजनबी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और क्वेश्चन है। उत्तर लिखेंगे कि महमूद गजनबी के बारे में लिखेंगे कि महमूद गजनबी एक आक्रमणकारी था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सुन लीजिए कितनी बार, भारत देश पर 17 बार आक्रमण किया है। उसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य होता था कि भारत की जो धन है, संपत्ति है, उसको लूट लेना, और इसने 17 बार लूटा है हमारे देश को, ठीक है। यह धन का बहुत बड़ा लालची था। उसके आक्रमणों में 1025 ईस्वी तक सोमनाथ पर आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण था। इस आक्रमण में हिंदुओं की पराजय हुई तथा मंदिर की अपार संपत्ति हाथ लगी। कहा जाता है कि 200 ऊँट सोने चांदी के वजन से कहराते हुए गजनबी अपने यहाँ लौटा था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सोना चांदी लेकर वो भागा था, ठीक है। बहुत ही रामबाण प्रश्न है, जितना हो सके तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंधु निवासियों के व्यापार एवं वाणिज्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए, कई बार रिपीटेड है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उत्तर लिखेंगे इसका कि सिंधु प्रदेश के निवासियों ने व्यापारिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की थी। वाणिज्य एवं व्यवसाय में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नगर विश्व के अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक उन्नतशील थे। चौड़ी सड़कों के किनारे दुकानें होती थी। भारत का विदेशी व्यापार सुमेरियों तक फैला था। गार्डनचारी ने कहा इस बारे में कि सिंधु घाटी के नगरों में निर्मित सामग्रियां मेसोपोटामिया के बाजार में बिकती थी, और उधर सुमेरी कला का प्रभाव मेसोपोटामिया की श्रृंगार सामग्रियों तथा बेलन के आकार की मोहर का अनुकरण सिंधु निवासियों ने किया था। कच्चे माल तथा विलास की वस्तुओं तक ही व्यापार सीमित न था। अरब सागर के तटों से लाई गई मछलियां मोहनजोदड़ो की भोजन सामग्री में सम्मिलित थी। कुछ धातुओं का आयात विदेशों में होता था। ये रहा सिंध निवासियों का जो व्यापार था, जो वाणिज्य था, व्यवसाय था, उसके बारे में परिचय, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अगला भी क्वेश्चन रामबाण है, किसी से कम क्वेश्चन नहीं है ये वाला, वेद के बारे में क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखेंगे कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का उल्लेख किया जाता है। इनमें प्रमुख वेद हैं। इसकी जो रचना है संभवतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई, क्योंकि ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, इसलिए यहाँ पर 1500 से 1000 की बात कही गई, ठीक है। वेदों की संख्या 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, ठीक है। और ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में आर्यों द्वारा भारत विजय की परंपरा का संकेत मिलता है। इनमें इंद्र गाथाओं का विशेष महत्व है। वेदों से वैदिक कालीन आर्य सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दफा का ज्ञान प्राप्त होता है। पाश्चात्य विद्वानों में मैक्स म्यूलर, ग्रिफिथ, कोलबुक, मैकडॉनेल, पीटरसन तथा कीथ आदि ने वेदों की भूरी प्रशंसा की है। वेदों के बारे में बहुत ज़्यादा इसके बारे में अच्छी बातें कही हैं, ठीक है। इसकी बड़ाई की है, प्रशंसा की है, ठीक है। और विंटर नीटस ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया कि यदि हम अपनी निजी संस्कृति के उद्गम को जानने और समझने के इच्छुक हैं, यदि हम प्राचीनतम इंडो यूरोपियन संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो हमें भारत जाना ही होगा, जहां इंडो यूरोपियन लोगों का प्राचीनतम साहित्य संग्रहित है। तो इस प्रकार लिखेंगे वेद का परिचय, उसके बारे में। अगला भी क्वेश्चन रामबाण है, किसी से कम नहीं है। महाकाव्य,
तो उत्तर लिखेंगे महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। इन दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, रामायण और महाभारत के बारे में, और महाकाव्य इस तरीके के प्रश्न आएंगे। ठीक है, महाकाव्य क्या है, महाकाव्य के बारे में बताइए, रामायण क्या है, रामायण के बारे में बताइए, महाभारत क्या है, महाभारत के बारे में बताइए। तो चलिए जानते हैं। उत्तर लिखेंगे महाकाव्य में रामायण तथा महाभारत की गणना की जाती है। रामायण की रचना महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे संस्कृत साहित्य का आदि काव्य भी माना जाता है। इसमें रामायण कालीन संस्कृत की सम्यक जानकारी उपलब्ध है। महाभारत रामायण की अपेक्षा बड़ा है। इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। कहा जाता है कि महाभारत की रचना 30 वर्षों में की गई थी। इस ग्रंथ का मौलिक नाम जय था पहले, ठीक है, जय के बाद इसे भारत नाम दिया गया। इस समय तक इसमें मात्र 24,000 श्लोक थे। बाद में इसमें उपाख्यानों को जोड़ा गया तो इसे महाभारत नाम दिया गया। वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इन्हें 18 खंडों, जिन्हें पर्व कहा जाता है, इसमें विभाजित हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। रामबाण प्रश्न नोट कर लीजिए। वैदिक काल किसे कहते हैं, वैदिक काल के बारे में परिचय दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में भी आपको अच्छे तैयार कर लेना, गूगल कर लेना है, गूगल पे सर्च कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में है नहीं उत्तर लिख, इतना 1 लाइन में आंसर है कि आर्यों के इतिहास के प्राचीनतम युग को वैदिक काल के नाम से जाना जाता। बस सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना हुई, ऐसा लिखेंगे आप। इसके बारे में थोड़ा परिचय, बाकी डिटेल में आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। प्रगतिहास को प्रभावित कीजिए। आता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम आता, तो आप पढ़ भी सकते, इग्नोर भी कर सकते। लेकिन अगला प्रश्न जो है रामबाण है। नालंदा विश्वविद्यालय फ्यूडा आज तक छूटा ही नहीं। अगर इतिहास का पेपर हुआ है मध्यकालीन का, तो ये प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए जानते हैं इसके बारे में। उत्तर लिखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो शिक्षा के केंद्र के रूप में इसका उदय 450 ईस्वी में हुआ था। गुप्त राजाओं की प्रेरणा से इसने एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में अपनी विख्यात, या फिर आप कह सकते हैं कि ख्यात प्राप्त की थी। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नरसिंह, बालादित्य एवं बुद्ध गुप्त ने इसके उत्थान में सहयोग मदद की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त होती है। उत्खनन के अनुसार कम से कम 1 मील लंबा, 1/2 मीटर चौड़ा तथा इसमें विशाल व्याख्यान मंदिर तथा अध्यापन के लिए, पढ़ाई करने के लिए 3 छोटे कमरे थे। इसके चारों ओर परिखा थी, जिसका द्वार दक्षिण की ओर था। युवान चुआंग के अनुसार नालंदा के विद्यार्थी अपने विद्वत एवं आदर्श चरित्र के कारण भारत भर में आदर्श विद्यार्थी समझे जाते थे। उसकी प्रसिद्धि के कारण चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने, यानी कि पढ़ाई करने आते थे, शिक्षार्थ के लिए आते थे। ठीक है, यहाँ विद्यार्थी का प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता था। पहले एग्जाम होता था, फिर अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते तो तब आपका एडमिशन होता था। जैसे कि इस समय एग्जाम होता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो बहुत ही कठिन था। यहाँ के विद्यार्थी पठन पाठन एवं वाद विवाद में इतने व्यस्त रहते थे कि प्रतिदिन पढ़ाई के 8 घंटे उन्हें कम जान पड़ते थे। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में परिचय, जो कि एक रामबाण प्रश्न है। अगला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड है, तो नोट कर लीजिएगा इसको भी, कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे सिंधु सभ्यता एकमात्र सिंधु नदी घाटी के तक ही सीमित नहीं थी। इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत था, सुविस्तृत था। इस क्षेत्र के अंतर्गत बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंधु, कठियावाड़ का अधिकांश भाग, राजपूताना और गंगा घाटी का उत्तरी भाग सम्मिलित था। इस संबंध में विमल चंद्र पांडे ने कहा है कि इस विस्तृत सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में, ठीक है, दबारकोट, पेरियानो, गुंडई, कुल्ली, मेही, चन्हूदड़ो, आमरी, लहुमजोदड़ो, अलीमुराद, रोपड़, रंगपुर और सतके, ठीक है, सतकेगेंडोर उल्लेखनीय हैं। अनेक विद्वानों मंतव्य हैं, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मतभेद भी हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत इस सुविशाल प्रदेश का शासन 2 राजधानियों के द्वारा होता था। पंजाब में स्थित हड़प्पा उत्तरी प्रदेश की राजधानी थी, और सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो दक्षिण प्रदेश की राजधानी थी। विशाल नगरों के बीच में स्थित अनेकों छोटे छोटे नगर भी थे इसमें। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में परिचय। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता की मूर्तिकला पर प्रकाश डालिए, टिप्पणी लिखिए, रामबाण प्रश्न, इसको भी, इसके बारे में आप गूगल पे थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अशोक को महान क्यों कहा जाता है, नोट करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। समय ज़्यादा है नहीं तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करा दे रहे हैं, नोट करिए। अशोक का धम्म और अशोक को महान क्यों कहा जाता है। अशोक का धम्म तो ज़्यादा ही आता है, नोट कर लीजिए। कौटिल्य के बारे में आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी पढ़ लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न, नोट कर लीजिए, भी बार बार रिपीटेड है। ठीक है, भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ आता है, लेकिन बहुत कम आता है, तो आप पढ़ भी सकते, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है,
महमूद गजनबी के सोमनाथ आक्रमण का उल्लेख कीजिए। सिंपल सा परिचय मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, तो नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। तराइन का प्रथम युद्ध, ये भी महत्वपूर्ण है, और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, दोनों को दोनों पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण दोनों प्रश्न, ठीक है। उसके बाद वल्लभी विश्वविद्यालय, क्वेश्चन बहुत कम आता तो इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन नारियों की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी नोट कर लीजिए। आश्रम व्यवस्था एक रामबाण प्रश्न ये भी नोट कर लीजिए, कई बार रिपीटेड है, ठीक है, नोट कर लीजिए। पुरुषार्थ क्या है, इसके बारे में लिख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण, इसके बाद तैयार कर लीजिए, ये भी रामबाण प्रश्न कई बार रिपीटेड है। तो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये भी रामबाण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। तो इस पीडीएफ में इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो में मैंने वही सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, और उसका उत्तर भी मैंने, क्वेश्चन भी रखे हैं, उसका उत्तर भी रखा है, यानी कि आंसर भी रखा है। और आप सभी के एग्जाम के लिए ये पूरी की पूरी जो वीडियो है रामबाण है, अगर आपकी परीक्षा होती है तो इसमें से ही आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आई होप आप अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर आपको समय समय पर पीडीएफ वीडियो मिलती रहेंगी, और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जब आप ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की जो मध्यकालीन, इतना लिखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास, यानी कि आपको मध्यकालीन इतिहास बीए फर्स्ट सेमेस्टर, इतना लिखेंगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मध्यकालीन इतिहास बीए फर्स्ट सेमेस्टर मैसेज करिए और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।